अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मोटर लर्निंग एंड मोटर कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम डेफिनेशंस देखेंगे, थ्योरीज़ देखेंगे मोटर कंट्रोल की, थ्योरीज़ देखेंगे मोटर लर्निंग की। मोटर कंट्रोल में जो थ्योरीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है, एक है सिस्टम थ्योरी और दूसरी है हायरार्किकल थ्योरी। मोटर लर्निंग के अंदर जो हम थ्योरीज़ देखेंगे वो है एडम क्लोज लूप थ्योरी एंड जो है वो स्कीमा थ्योरी। फिर हम 3 स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग को डिस्कस करेंगे। देन हम मोटर लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ एंड री लर्निंग प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। दीज आर द अप्रोचेज़ जो कि हम इंडिविजुअल लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। बेसिकली जो आज का लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है, जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, लेकिन बाकी जो हम लेक्चर्स कवर करेंगे उसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों पार्ट मौजूद होगा। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टार्ट करने से पहले एक मैं बात जो है वो शेयर करना चाहूँगी। हैव यू एवर पॉन्डर्ड कि क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इंसान को सजदा किया था। अल्लाह ताला कुरान में बताते हैं कि वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अपनी तरफ से रूह फूँकी है। हमारे अंदर अल्लाह की तरफ से रूह मौजूद है। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ने हमें फ्री विल दिया है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, नेक चाहें या बुरा काम चाहें, दोनों की हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर हम मेजरली कॉम्बिनेशन देखें, जो मेजर मखलूक है अल्लाह की, जैसे जानवर हैं, इंसान हैं और फरिश्ते हैं, तो जो जानवर हैं उनके अंदर अल्लाह ने सिर्फ ख्वाहिशात रखी हैं। जो दूसरी तरफ फरिश्ते हैं उनके अंदर सिर्फ अल्लाह ने मकसद रखा है। और जो बीच में इंसान है उसको अल्लाह ने कॉम्बिनेशन बनाया है कि उसके अंदर दोनों चीज़ मौजूद हैं, कि ख्वाहिशात भी हैं और उसके पास मकसद भी है। तो जब वो अपना मकसद को याद रख के और अपनी ख्वाहिशात को पूरी करता है तो वो फरिश्तों से ऊपर का दर्जा अल्लाह ताला उसको देते हैं। सो हमें कभी भी इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ह्यूमिलिटी के साथ अपने आप को जो है वो समझना चाहिए कि वाकई अल्लाह ने हमें बहुत ही स्पेशल बनाया है। और तीसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है, अल्लाह ताला ने हमें इंटेलेक्ट दी है, यानी कि फ़रिश्तों के पास नहीं है इल्म या इंटेलेक्ट। जो अल्लाह ताला ने उनको ड्यूटी दे दी, जो उनको मुख्तसर उस चीज़ का इल्म दे दिया, सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास वही है। ना जानवर पीएचडी या डिग्रीज़ ले रहे होते हैं, उनको भी अल्लाह ने इल्म नहीं दिया। सिर्फ एक इंसान ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने उसको इल्म दिया, इंटेलेक्ट दिया, अक्ल दी है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने डिफरेंट जो है वो कैपेबिलिटीज़ रखी होती हैं। कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है। तो हमें चाहिए कि जो भी हमारी पोटेंशियल्स हैं उसको अनलॉक करें और फिर उसको अल्लाह की राह के अंदर जो है वो अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के अंदर इस्तेमाल करें। कोई ओरेटर है तो उसको चाहिए कि वो दीन को भी सर्व करे। कोई अगर कंटेंट क्रिएटर है तो वो दीन के बारे में भी कंटेंट को क्रिएट करे। और जैसे आजकल के दौर में एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि जो हमारे मोहतरम मौलवी साहब होते हैं या जो मस्जिद के लोग होते हैं, उनका काम जो दीन के लोग होते हैं उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो क्या होता है, दीन की उनको नॉलेज होती है, उनको दुनिया की कोई नॉलेज नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो ऑपोजिट है बिल्कुल, दूसरा एक्सट्रीम के जो दुनिया वाले हैं उनके पास हायर अथॉरिटीज़ डिग्रीज़ वाले हैं, उनके पास सिर्फ जो है वो दुनिया का इल्म है, उनके पास कोई भी दीन का इल्म नहीं है। हमें चाहिए कि हम कॉम्बिनेशन इसका जो है वो डेवलप करें अपने अंदर, कि हमारे पास दीन का इल्म भी हो और और दुनिया का इल्म भी हो। पहले भी दौर में ऐसा ही होता था कि आप सल्लल्लाहु के दौर में भी, कि उनके पास इल्म भी, दीन का इल्म और दुनिया का इल्म दोनों होता था। लेकिन जो आज की दौर है, जो आज के मुसलमान हैं, वो ज़वाल का शिकार इसीलिए हैं कि उन्होंने इन दोनों चीज़ों को कंपार्टमेंट्स में बंद कर दिया है, कि जो दीन वाले हैं वो सिर्फ मदरसे और मस्जिद तक महदूद रहें और जो दुनिया वाले हैं वो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस तक। हमें इस कम्बिनेशन को वापस रीगेन करना है, ताकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर सारे दीन वाले मस्जिद में बैठ जाएंगे तो इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर कौन जो है वो दीन को फैलाएगा। तो हमारी जो जनरेशन है, जो यूथ की जनरेशन है, हमें इस चीज़ को, कॉम्बिनेशन को वापस लेके आना है। और हमें कभी भी इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कितनी सलाहियतें रखी हैं। अनलॉक योर हिडन पोटेंशियल्स एंड यूज़ टू सर्व इस्लाम। सो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मली देखते हैं कि लर्निंग क्या होता है। लर्निंग का मतलब है कोई भी चीज़ हम जो है वो सीख रहे हैं, कोई जो है वो
एक्सपीरियंस के थ्रू या हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं, दैट इज़ लर्निंग। अगर उस लर्निंग के अंदर कोई मूवमेंट, कोई मोटर स्किल इन्वॉल्व हो जाती है तो वो कहलाती है मोटर लर्निंग। यानी हमने कोई मोटर स्किल सीखी है, कोई मूवमेंट के बारे में जो है वो हमने चीज़ सीखी है। अब जो मोटर स्किल हमने सीखे, हो सकता है वो न्यू हो, पहली बार सीखी हो, या हो सकता है कि वो हो पहले से मौजूद लेकिन उसके अंदर हमने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट किया, उसको बेटरमेंट की तरफ लेके गए हों। या तीसरी चीज़ ये है कि हम भूल गए हों, जैसे या इंजरी हो गई है ब्रेन में, जैसे स्ट्रोक वगैरह, तो उसके बाद हमें दोबारा उस स्किल को रीगेन करना है, डैट इज़ मोटर लर्निंग। अब कैसे पता चलेगा कि एक इंसान ने लर्निंग कर ली है, सीख लिया है? तो पहली चीज़ है परफॉर्मेंस, कि हमने उसको एक चीज़ बताई है, जैसे कोई पेशेंट है, हमने बताया कि ये एक्टिविटी आपने करनी है, अब उसको देखें कि वो कर पा रहा है कि नहीं। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा मेजर नहीं है लर्निंग को जज करने का, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जो मसल्स हैं उनमें पावर ना हो, उसने चीज़ सीख तो ली हो लेकिन फटीग की वजह से वो परफॉर्म नहीं करके दिखा रहा हो। लेकिन इसका जो अच्छी चीज़ ये है जिससे हम देख सकते हैं वो है रिटेंशन, यानी एक दिन हमने उसको सिखा दिया, अब हम उससे नेक्स्ट दिन पूछेंगे कि अब आप ये करके दिखाएं, तो अगर उसको रिटेन है, उसको वो चीज़ याद है, दैट्स मीन कि उसने सीख लिया। एंड अडेप्टेबिलिटी थर्ड चीज़, यानी जो हमने उसको हॉस्पिटल सेटिंग में चीज़ सिखाई है, अब वो अपने घर में जाके उसको जो मॉडिफाई करके यूज़ कर सकता है कि नहीं, तो डैट मीन्स कि वो सीख गया है उस चीज़ को। और लर्निंग कैसे हम करते हैं? डिफरेंट एक्सपीरियंस के थ्रू, डिफरेंट जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हमें चीज़ जो है वो याद हो जाती है। और लर्निंग परमानेंट चेंज है, यानी कि ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी हमने सीखा और फिर हम भूल गए। मोटर लर्निंग एक परमानेंटली हमारे पास जो है वो फिर रहती है। अब हमारे पास डिफरेंट मेमोरीज होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में वो वाली चीज़ें रहती हैं जो कि अभी अभी हुई हैं, और लॉन्ग टर्म में जो है वो वाली चीज़ें जाती हैं जो कि लॉन्ग टर्म जिसको रिटेन होना है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। जो इम्प्लिसिट है उसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लेकिन जो एक्सप्लिसिट है उसको हमें बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है। जैसे कोई एक्सरसाइज पेशेंट को बताई कि पहले आपने ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, तो पेशेंट क्या करेगा? बार बार रिकॉल करेगा, अच्छा मैंने पहले यूँ करना है, फिर यूँ करना है, फिर यूँ करना है। तो इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा उसका माइंड कॉन्शियसनेस इस्तेमाल हो रहा होगा। इम्प्लिसिट में क्या होता है कि चीज़ों को ऐसे एसोशिएट करके जो है वो सिखाया जाता है, ऐसे सिखाया जाता है कि ज़्यादा उसको मेंटल एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है एसोसिएटिव लर्निंग, या जिसके अंदर क्लासिकल एंड ऑपेरेंट लर्निंग आती है। क्लासिकल से हमें वो डॉग एंड बेल वाली एग्जांपल याद आ जाती है। तो हमने क्या किया, दो चीज़ों को साथ वो कर दिया, जोड़ दिया। हमने पेशेंट को सेविंग स्टेप्स सिखा दिए कि अगर आप गिरने लगें तो आप ऐसे कर लीजिएगा। फिर हमने क्या किया कि पेशेंट को स्टिमुलस जो है वो जोड़ दिया कि ये जो स्टेप्स आपको सिखाए हैं, अगर आप गिरने लगें तो आप ये कर लीजिएगा। तो जो दो चीज़ें हैं उनको हमने कंबाइन कर लिया। दिस इज़ क्लासिकल। एंड ऑपेरेंट का क्या मतलब है? जिसमें हमें आता है कि हम गिफ्ट वगैरह देते हैं तो पेशेंट का जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे बच्चों में सीपी चाइल्ड्स में हम ये यूज़ कर सकते हैं कि हम उनको कहेंगे बेटा आप ये वाला मूवमेंट करो फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगा। दिस इज़ ऑपेरेंट, के किसी रिवॉर्ड की वजह से पेशेंट वो चीज़ जो है वो कर ले। नॉन एसोसिएटिव यानी कोई एसोसिएशन नहीं है, इसमें आती है हैबिचुएशन, यानी कि हमने एक चीज़ सिखा दी, अब वो क्या है कि फिर हम क्या करते हैं, उसको बढ़ाते जाते हैं उसकी इंटेंसिटी, क्योंकि पेशेंट हैबिचुअल हो जाता है तो हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते रहते हैं, डैट इज़ हैबिचुएशन। एंड सेंसिटाइजेशन का मतलब ये है कि हमने पेशेंट को वार्न कर दिया कि ऐसा नहीं करना, तो अगर वो गलती से वो काम करना पड़ेगा और हमने फिर से उसको वार्न कर दिया तो एक सेंसिटाइजेशन हो जाए कि नहीं, मुझे ये वाला काम नहीं करना। थर्ड इज़ प्रोसीजरल, जिसमें हमारी वो वाली चीज़ सेव होती है जो कि एक पूरा प्रोसीजर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइविंग जो सारा एक प्रोसीजर है वो हमारा प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर सेव होता है। दीज आर टाइप्स ऑफ मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अच्छा, हमने लर्निंग की बात कर ली कि लर्निंग का मतलब है सीखना। अब है कंट्रोल। मोटर कंट्रोल में क्या होता है कि जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं उसमें डिफरेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होता है, फिर जो मसल्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, तो बैलेंस और पोस्चर को देख के सही मूवमेंट की जाए। तो मोटर कंट्रोल का मतलब ये है कि जो हमारी मूवमेंट हो रही है वो कंट्रोल्ड है कि नहीं, और कितने सिस्टम्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ब्रेन और डिफरेंट स्टिमुलस हमारे पास आ रहे हैं, बैलेंस, पोस्चर, मसल्स, जॉइंट्स सब मिल के हमारा एक कंट्रोल मूवमेंट को प्रोड्यूस करें जो कि एफिशिएंट है,
जो गोल ओरिएंटेड है, जो हमने चाहे वैसी ही है, मिनिमम टाइम और मिनिमम एनर्जी एक्सपेंडिचर के वो चीज़ अचीव हो जाए। तो कॉम्प्लेक्स मोटर कंट्रोल होता है कि बहुत सारी चीज़ें मिल के काम कर रही होती हैं कंट्रोल मूवमेंट को लेके आने के लिए। जैसे हमारे पास अगर हमें कोई भी मूवमेंट करनी है तो हमारे ये सारे सिस्टम्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं कि हम जो है वो हमारे पास डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ब्रेन इन्वॉल्व होता है, सेंसरी स्टिमुलस जा रहा होता है, मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर मस्कुलोस्केलेटल फैक्टर्स होते हैं कि मसल्स में प्रॉपर मोबिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो, प्रॉपर रिसेप्शन ठीक हो। साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं कि पेशेंट ओरिएंटेड हो, अटेंटिव हो और मोटिवेशन स्टेटस उसका सही हो, उसको कोई एंजाइटी ना हो, कोई मेमोरी प्रॉब्लम ना हो। और फिर इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है कि जहाँ वो मूवमेंट कर रहा है, कोई कंट्रोल मूवमेंट कर रहा है, वहाँ की ग्रेविटी सही हो और एक्सटर्नल चीज़ें सारी सही हो। और डेवलपमेंटल भी कि जैसे एज है, प्रैक्टिस है, रेपिटेशन, लर्निंग के कंट्रोल्ड मूवमेंट के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब हमारे पास है कि कोई भी अगर हम मूवमेंट करने लगे हैं तो क्या प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू वो मूवमेंट की जाती है। तो इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स क्या है, स्टिमुलस आइडेंटिफिकेशन। हमें कोई काम करना है तो पहले उसका हमारे पास ब्रेन के अंदर स्टिमुलस आएगा। फॉर एग्जांपल हमें कैफेटेरिया जाना है कुछ खाने के लिए, तो पहला क्या होगा, स्टिमुलस आएगा भूख का, क्या हमें भूख लग रही है। तो उस स्टिमुलस को हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी देखेंगे। ज़्यादा भूख लग रही है तो फ़ौरन जाना है, कम लग रही है तो थोड़े टाइम में। तो इंटेंसिटी देखी जाती है कि कितनी तेज़ उस स्टिमुलस की इंटेंसिटी है। फिर मीनिंग अटैच किया जाता है ऑन द बेस ऑफ पास्ट मेमोरी और एक्सपीरियंस कि पहले हम ये काम कर चुके हैं तो वो काम हमारा करना ईजी होगा, हमें पता है कैसे जाना है, कहाँ जाना है। और अगर कोई ऐसा स्टिमुलस है जो कि नॉवल है, कोई नया है, तो उसको सोचने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और फिर डिफरेंट हम जो है वो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वेस्टिब्यूलर, विजुअल, कि हम इर्द गिर्द देखते हैं सारा माहौल वगैरह को। तो ये सारा क्या स्टिमुलस आइडेंटिफिकेशन की है, अभी हमने कोई स्टेप नहीं उठाया, हम बैठे बैठे ही हमने स्टिमुलस को आइडेंटिफाई किया है। सेकेंड स्टेज इज़ रिस्पॉन्स सिलेक्शन स्टेज। इसमें क्या होगा, एक पूरा मोटर प्लान डेवलप होगा कि अगर हमने जाना है कैफेटेरिया तो कैसे कैसे जाना है। एक पर्पसफुल मूवमेंट के लिए पूरा एक मोटर प्लान जो है वो डेवलप होता है। फिर इसके अंदर डिसीजन मेकिंग आती है सेकेंड स्टेप के अंदर, कि हम डिसीजन लेते हैं कि अल्टरनेटिव अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं कि हमें स्टेयर्स से जाना है या लिफ्ट से जाना है, तो हम डिसीजन मेकिंग करेंगे इसके अंदर। फिर एसोसिएशन होती है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के अंदर अगर इस एसोसिएशन है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा डिसीजन लेना। फिर हमारे पास रिस्पॉन्स प्रोग्रामिंग, सेकेंड स्टेज हो गया, वो भी बैठे बैठे ही था। थर्ड स्टेज भी हमारे पास बैठे बैठे, अभी हमने कोई मूवमेंट स्टार्ट नहीं की। थर्ड स्टेज क्या है, रिस्पॉन्स प्रोग्रामिंग। अब जो हमारा न्यूरल कंट्रोल सेंटर है, ब्रेन है, वो पूरा जो है वो एक जो मोटर प्लान बना था वो मसल्स को बताएगा कि ऐसे ऐसे जो है वो मूवमेंट को करना है। पहले ये मसल इन्वॉल्व होगा, फिर ये। तो इसके अंदर क्या होता है, टाइमिंग होती है कि कैसे करना है, कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे, कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। और फिर इसमें ये भी चीज़ देखी जाती है रिस्पॉन्स कंपैटिबिलिटी, के एक वक्त में दो अगर चीज़ें साथ ही हो रही हैं तो उसको किस तरह अरेंज करना है। फिर है अब ये जो है रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन, इसके अंदर हमारे पास मोटर आउटपुट आता है, मूवमेंट आउटपुट आता है कि हम वो मूवमेंट करते हैं। अप्रोप्रिएट मसल्स हमारे से जो है वो सिलेक्ट होते हैं, पोस्चरल मसल्स और जो भी हमने मसल्स करने हैं। और फिर फीड फॉरवर्ड रिस्पॉन्स जा रहा होता है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। और जो हो चुका होता है उसका फीडबैक रिस्पॉन्स जाता है कि ये कैसे हो चुका है। तो ये हमारे पास जो है वो 4 स्टेज थे। स्टिमुलस आया, उसकी आइडेंटिफिकेशन की हमने, इंटेंसिटी देखा, पैटर्न देखा, मेमोरी देखा कि पहले हो चुका है कि नहीं। फिर हमने रिस्पॉन्स को सेलेक्ट किया, उसके अंदर हमारे पास डिसीजन आता है, मोटर प्लानिंग आती है, अल्टरनेटिव मीन्स आते हैं। फिर रिस्पॉन्स प्रोग्रामिंग हमने की कि जो ब्रेन था उसने सारा मोटर प्लान ट्रांसलेट करके मसल्स को बताया। और फिर जो है वो हमारे पास मोटर मूवमेंट आउटपुट आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटर कंट्रोल, कि जो हमारी कंट्रोल्ड मूवमेंट होती है उसके पीछे क्या क्या जो है वो थ्योरीज इन्वॉल्व हैं। तो पहली थ्योरी है हियरार्किकल थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये हमारी आगे अप्रोचेस के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल होती है।
ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि हमारा जो कॉर्टिकल सेंटर होता है, जो हमारा हायर सेंटर होता है, वो लोअर सेंटर्स को कंट्रोल करता है। कॉर्टेक्स इसको मैसेज देता है, फिर ये इसको मैसेज देता है और हमारी फिर मूवमेंट होती है। तो टॉप टू डाउन जो है वो हमारी ये जो हमारा कॉर्टेक्स होता है वो जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। डैट इज़ हिरार्कियल थ्योरी। अब ये किस तरह यूज़ होती है हमारे डिफरेंट उसके अंदर अप्रोचेस के अंदर? वो इस तरीके से कि अगर पेशेंट का कॉर्टेक्स का कंट्रोल चला गया, यानी मूवमेंट्स नहीं परफॉर्म हो रही क्योंकि ब्रेन का कंट्रोल ही नहीं रहा इसके ऊपर और मूवमेंट्स के ऊपर, तो फिर जब हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं तो हम बैकवर्ड पैटर्न के अंदर सीखते हैं। पहले हम जो है वो उसके जो ब्रेन स्टेम वाली मूवमेंट्स होती हैं उनको लाते हैं, फिर हम मिड ब्रेन वाली मूवमेंट्स को लाते हैं, फिर हम कॉर्टेक्स को इस तरीके से जो है वो अचीव करते हैं। जैसे अभी हम आगे इसकी इम्प्लीकेशन की बात करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अपर सेंटर्स लोअर सेंटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर लोअर सेंटर का अपर सेंटर से कनेक्शन जो है वो कट जाए तो जब वापस हमें इसको रीगेन करना होता है तो हम नीचे से शुरू करते हैं। जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या कंट्रोल करते हैं? रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। फिर जो मिड ब्रेन है वो हमारी जो ऐसी मूवमेंट्स जो कि कंबाइंड होती हैं, जैसे एक पूरा साइनर्जिस्ट पैटर्न होता है वो वाला मिड ब्रेन के अंदर आता है, और एक बिल्कुल फिंगर्स की अगर हमने मूवमेंट करनी है यानी बिल्कुल एक्यूरेट कोई चीज़ करनी है तो वो हमारे कॉर्टेक्स है। तो अगर हमारे पूरी बॉडी का वो चला गया, हम मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो पहले हम रिफ्लेक्स डेवलप करेंगे, फिर हम साइनर्जिस्ट पैटर्न डेवलप करेंगे और फिर हम जो है वो एक्यूरेट हैंड मूवमेंट्स फाइन अचीव करेंगे। तो इस तरीके से हम वापस बैक जाते हैं। जब हम जो है वो कोई भी टास्क जैसे स्ट्रोक हो गया है तो हमारा कनेक्शन कट गया तो फिर हम वापस इस पैटर्न में जाते हैं। तो हिरार्कियल थ्योरी यही कहती है कि अपर का जो हायर कॉर्टेक्स होता है उसका लोअर बॉडी और सारी मूवमेंट्स के ऊपर कंट्रोल होता है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि अगर ये थ्योरी कह रही है कि अपर जो सेंटर है उसका सारी मूवमेंट्स पे कंट्रोल है, तो वो मूवमेंट जैसे रिफ्लेक्स बिहेवियर वाली होती है कि अगर हमारा हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ लगे तो हम फ़ौरन पीछे उठा लेते हैं, तो वो वाला मैसेज तो ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता। तो अगर ये कह रहे हैं कि सारी मूवमेंट्स ब्रेन कंट्रोल करती है, तो ये इसकी लिमिटेशन आ जाती है कि रिफ्लेक्स बिहेवियर को ये कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि वो लोअर लेवल पे ही मूवमेंट हो जाती है और अपर लेवल का इसमें कोई काम नहीं होता। क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है? कौन सी जो है वो डिजीज़ होती हैं जिसमें हम इस थ्योरी को, या कौन सी अप्रोचेज़ होती हैं हम यूज़ करते हैं? तो बेसिकली हम बर्नस्टॉर्म में इस अप्रोच को यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारी जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं क्योंकि हमारे अपर सेंटर जो है कॉर्टेक्स जो है वो ख़राब हो गया। तो हम बर्नस्टॉर्म में क्या करते हैं, हम इस पैटर्न के अंदर ऊपर जाते हैं वापस कॉर्टेक्स को कंट्रोल हासिल करने के लिए। हम पेशेंट को डिफरेंट रिफ्लेक्सेस, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस ATNR वगैरह से पहले हम उसको फेमिलियर करते हैं, जो उसके प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस कुछ बाकी रह गए हैं। फिर हम साइनर्जिस्ट पैटर्न डेवलप करते हैं ताकि मिड ब्रेन पे कंट्रोल आए। फिर हम जो है वो कॉर्टेक्स पे फाइन मूवमेंट्स को डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से बर्नस्टॉर्म में ये अप्रोच यूज़ होती है, ये थ्योरी यूज़ होती है। एंड बोबात में भी वो यही कह रहे हैं कि जैसे सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट है तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एबनॉर्मल जो है वो पोस्चरल रिफ्लेक्स एक्टिविटी हो रही होती है। क्यों हो रही होती है? क्योंकि कॉर्टेक्स में मसला आ जाता है। तो क्योंकि कॉर्टेक्स जो है वो लोअर सेंटर्स को वो कर रहा होता है, देख रहा होता है, तो इसकी वजह से क्योंकि उसका कॉर्टेक्स का कंट्रोल ख़राब हो जाता है तो इसलिए रिफ्लेक्सेस जो आ रहे होते हैं वो भी एबनॉर्मल आ रहे होते हैं। अच्छा, अब सेकंड थ्योरी है। पहले हमने थ्योरी की हिरार्कियल, अब सेकंड थ्योरी है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी ये कहती है कि जैसे अभी हमने ऊपर बात की ना कि सिर्फ ब्रेन का बाकी जो लोअर सेंटर्स हैं उनके ऊपर काम होता है। सिस्टम थ्योरी ये कहती है कि सिर्फ ब्रेन नहीं बल्कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और डिफरेंट सिस्टम्स मिल के काम कर रहे होते हैं ताकि जो है वो मूवमेंट को किया जा सके। यानी कि इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं कि जॉइंट्स कैसे हैं, मसल्स कैसे हैं, डिफरेंट जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनका भी ताल्लुक़ होता है मूवमेंट के अंदर, और एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी जैसे ग्रेविटी वगैरह। तो सिस्टम थ्योरी ये कहती है कि कोई भी अगर हम मूवमेंट करते हैं तो उसमें डायनेमिक सिस्टम्स, डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए होते हैं और डिफरेंट हमारे हर जॉइंट की मूवमेंट होती है। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है कि अगर हम अपर लिम्ब को देखें, हैंड को, तो हमारा जो हैंड है वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकता है। तो हर जॉइंट के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अगर हमें कोई भी मूवमेंट करनी है
तो डिफरेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं कि इसकी कितनी रेंज है, क्या हमें अचीव करना है। तो डिफरेंट जो है वो सिस्टम्स मिल के हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसकी लिमिटेशन ये है कि सिस्टम इंटरनल फैक्टर्स को तो एक्सप्लेन करती है, लेकिन इसका फोकस एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर नहीं होता कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का क्या इंटरेक्शन हो रहा होता है। क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है इसकी, कि हम जो क्लिनिक्स के अंदर पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम सिर्फ उस सिस्टम को डील नहीं करते जो कि इसका ख़राब हुआ है। जैसे अगर स्ट्रोक का पेशेंट है तो हम सिर्फ ब्रेन को डील नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम उसकी सेंसरी सिस्टम पे भी काम कर रहे होते हैं, मोटर सिस्टम पे भी काम कर रहे होते हैं, इसी थ्योरी के मुताबिक कि एक अगर मूवमेंट गई है तो उसका सिर्फ ताल्लुक ब्रेन से नहीं है। अकॉर्डिंग टू हियरार्किकल थ्योरी जो वो कह रही थी कि सिर्फ ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है मूवमेंट को, तो ऐसा नहीं है, डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो हम क्लिनिक्स में इसी वजह से डिफरेंट सिस्टम के ऊपर, मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि सिस्टम थ्योरी ने कहा था कि एक सिस्टम नहीं बल्कि बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट करते हुए। तो ये इसकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशन है। अब ये हमने दो डिस्कस की थी मोटर कंट्रोल की, जिसमें हमने जो है वो स्कीमा हमने डिस्कस की थी सिस्टम थ्योरी और जो है वो हियरार्किकल थ्योरी। अब जो हम दो थ्योरीज डिस्कस करेंगे वो मोटर लर्निंग की थ्योरीज हैं, कि किस तरह से चीज़ें याद होती हैं, याद रहती हैं, ये उसका सारा काम है। तो जो इसमें दो थ्योरीज हम करेंगे उसमें पहली है एडम क्लोज लूप थ्योरी। एडम जो है वो 1971 के अंदर डॉक्टर एडम ने प्रपोज की थी। इसके की कॉन्सेप्ट्स दो हैं। एडम क्लोज लूप थ्योरी कहती है कि हमारे पास ट्रेस होता है, मेमोरी ट्रेस एंड परसेप्चुअल ट्रेस। मेमोरी ट्रेस का मतलब ये है कि हमें ये हेल्प करता है किसी भी मूवमेंट को इनिशिएट या सेलेक्ट करने में। यानी अगर हम अभी कोई काम करना चाह रहे हैं तो हमारी मेमोरी के अंदर ऑलरेडी एक ट्रेस मौजूद होगा कि ये काम ऐसे करना है, ऐसे इनिशिएट करना है। तो हम उस ट्रेस को देखते हुए वो काम जो है वो मेमोरी ट्रेस को देखते हुए इनिशिएट करेंगे। अब हमने इनिशिएट कर लिया तो मेमोरी ट्रेस का काम ख़त्म। अब काम होगा परसेप्चुअल ट्रेस का, कि बाकी वो मूवमेंट को जो हमने इनिशिएट की थी उस मूवमेंट को किस तरीके से लेके चलना है, क्या सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, क्या सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो वो सारी चीज़ें सेव होती हैं परसेप्चुअल ट्रेस के अंदर। और परसेप्चुअल ट्रेस बेहतर होता है जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसको फीडबैक जाता है कि इस मूवमेंट को ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो वो सारा परसेप्चुअल ट्रेस का काम होता है जो कि इवेलुएट करता रहता है हमारी परफॉर्मेंस को। तो यही बता रहे हैं कि हमारे पास मेमोरी ट्रेस होता है जो कि हमें इनिशिएट करने में मदद करता है। फिर जब हम इनिशिएट कर लेते हैं तो फिर काम होता है परसेप्चुअल ट्रेस का, जो उस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब जो हमने मूवमेंट किया उसका जब एक्शन आता है तो फिर एक्शन की वजह से फीडबैक वापस जाता है कि किस तरीके से परसेप्चुअल ट्रेस को जो है वो बेहतर करना है। अब अगर हम इसकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशन देखें कि हम इसको कैसे रिहैब के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो वो बता रही हैं कि स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर जब स्ट्रोक का पेशेंट खुद देख रहा होता है कि मैं ये कर पा रहा हूँ, जैसे अगर हमने कोई उससे रीचिंग एक्टिविटी कराई है कि आप ऐसे करें, तो वो जब खुद देखते हैं कि अच्छा ये मैं चीज़ कर पा रहा हूँ तो फीडबैक जाता है। फीडबैक जाने की वजह से उसकी जो परसेप्चुअल ट्रेस होता है वो बेहतर होता चला जाता है और वो उस मूवमेंट को फिर अच्छे तरीके से करता रहता है। एक्यूरेसी ऑफ मूवमेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ परसेप्चुअल ट्रेस। जितना अच्छा हमारी मेमोरी में उस मूवमेंट का परसेप्चुअल ट्रेस बना हुआ होगा उतनी ही हम एक्यूरेट मूवमेंट जो है वो कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम इसकी एग्ज़ाम्स के हवाले से बात करें, जितना अच्छा हमारी मेमोरी के अंदर वो चीज़, वो स्लाइड या वो नोट्स का परसेप्चुअल ट्रेस बना हुआ होगा, अच्छा हमारा परसेप्चुअल ट्रेस होगा तो उतनी ही एक्यूरेट हम पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर हमारा परसेप्चुअल ट्रेस इतना अच्छा बना हुआ है कि ये वाली लाइन या ये वाला BCQ इस जगह पे ऐसे लिखा हुआ था, तो हमारा परसेप्चुअल ट्रेस अच्छा है तो हम उस चीज़ को अच्छे से कर लेंगे। और अगर हमारे पास हमें जो मेमोरी के अंदर हमने लर्न किए चीज़, जो हमें चीज़ याद हुई भी है वो इतनी अच्छे से याद नहीं है, हमारा परसेप्चुअल ट्रेस इतना अच्छा नहीं है क्योंकि हमने प्रैक्टिस अच्छे नहीं की, बार बार रिपीट नहीं किया, तो वो फिर हमें ब्लर जो है वो कुछ चीज़ें याद आएंगी, बीच में से कुछ चीज़ें भूल जाएंगी। तो इस तरीके से परसेप्चुअल ट्रेस फिर जो है वो काम करता है और ये स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं बार बार। इसके लिमिटेशन क्या है, ये परसेप्चुअल ट्रेस सिर्फ और सिर्फ स्लो मूवमेंट्स के ऊपर जो है वो
काम करता है कि स्लो मूवमेंट्स ऐसे मेमोरी ट्रेस सेलेक्ट होता है, फिर परसेप्चुअल ट्रेस जो है वो बताता है कैसे ये करना है मूवमेंट। तो ये सिर्फ स्लो मूवमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है। जो फास्ट पेस्ड मूवमेंट्स होती हैं, रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स, वो उसका इनका मेमोरी ट्रेस और परसेप्चुअल ट्रेस से कोई काम नहीं होता। जैसे अगर हमारा हाथ लग गया हॉट ऑब्जेक्ट पे, तो हमने अब हाथ जो पीछे हटाया है, तो हमें नहीं पता, परसेप्चुअल ट्रेस कोई मौजूद नहीं है कि हमने पहले फ्लेक्स करके हटाना है या पहले हाथ को एक्सटेंड करके हटाना है, राइट की तरफ हटाना है या लेफ़्ट की तरफ हटाना है, कोई परसेप्चुअल ट्रेस मौजूद नहीं होता। जो फास्ट मूवमेंट्स होती हैं वो ऐसे इतनी फास्ट होती हैं कि उसका कोई भी ट्रेस नहीं बन पाता। तो यानी कि ये जो हमारी थ्योरी है ये सिर्फ स्लो कंट्रोल मूवमेंट को एक्सप्लेन करती है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, फास्ट मूवमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं करती कि जो फास्ट मूवमेंट्स होती हैं वो कैसे होती हैं। अब सेकंड हमारे पास है थ्योरी मोटर लर्निंग की, शिमिट्स स्कीमा थ्योरी। पहले हमने की एडम, अब हम कर रहे हैं स्कीमा थ्योरी। स्कीमा कहती है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो जनरलाइज्ड सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि हर मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए एक रूल्स चाहिए होते हैं कि इस मूवमेंट को इन चीज़ों के, इन पैरामीटर्स के मुताबिक जो है वो करना है। और ये डिपेंड करते हैं कि कितनी हमारे पास जो है वो वैरायटी है किसी भी मूवमेंट की, तो उसके बेस पे। तो स्कीमा ये कहती है कि स्कीमा अलाउ स्टोरेज इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर एक इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है और फिर जो है वो हमारी प्रोसीजरल मेमोरी में जब बन जाती है, हम उस चीज़ को बार बार करते रहते हैं, तो वो हमारी प्रोसीजरल मेमोरी में सेव हो जाती है। स्कीमा यानी स्कीम या रूल्स सेव हो जाते हैं कि ये, इसको हम कहते हैं द मेमोरी फॉर मूवमेंट और मोटर इन्फॉर्मेशन, कि किस तरीके से कौन सी चीज़ की जाएगी। रिकॉल स्कीमा का यही मतलब है। रिकॉल स्कीमा इज़ यूज टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। जब हम कोई भी मूवमेंट कर लेते हैं तो एक स्कीमा डेवलप हो जाता है, एक रूल्स डेवलप हो जाते हैं कि इस चीज़ को ऐसे स्टार्ट करना है। रिकग्निशन स्कीमा का क्या मतलब है कि रिकग्निशन स्कीमा इज़ यूज टू एवेलुएट द रिस्पॉन्स। वो पूरा जो हमने मूवमेंट की है वो हमने कैसे की है उसको ये एवेलुएट करती है और फिर अगली बार जब हम करते हैं तो और अच्छे रूल्स हमारे स्कीमा डेवलप हो जाते हैं कि इसको ऐसे करना है मूवमेंट को। क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है इस थ्योरी की? ये इसकी इम्प्लीकेशन है कि वी लर्न स्किल्स बाय लर्निंग रूल्स अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ बॉडीज़। जैसे जैसे डिफरेंट चीज़ों को लर्न करते रहते हैं तो हमारी जो स्किल होती है वो अच्छी अच्छी होती चली जाती है। लिमिटेशन ये है इसकी कि स्कीमा ये नहीं बताती कि जो काम पहली बार हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। ये बताती है कि जब हमने मूवमेंट कर ली, अब उसका ट्रेस बन गया, अब उसका रिकॉल स्कीमा या उसका जो रिकग्निशन स्कीमा है वो बन गया, रूल्स डेवलप हो गए, तो वो ये नहीं बताती कि पहली बार जब वो काम हुआ था तो वो किस पैरामीटर्स के ऊपर हुआ था, फर्स्ट टाइम वो कैसे जनरेट हुआ था। अब है हमारे पास स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग के। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, कॉग्निटिव स्टेज, एसोसिएटिव स्टेज एंड ऑटोनॉमस स्टेज। कॉग्निटिव स्टेज का मतलब नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन का रोल है, बहुत ज़्यादा हम सोचेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। एसोसिएटिव का मतलब है कि हम उस चीज़ को करके देखेंगे। और ऑटोनॉमस का मतलब ये है कि वो हमारी फिर ऑटोमेटिक मेमोरी में चला जाएगा कि बगैर सोचे समझे हम वो चीज़ कर लेंगे। तो इनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। ये किसने दिए थे 3 स्टेजेस, ये याद रखने हैं कि फिट्स एंड पॉसनर ने ये 3 स्टेजेस दिए थे लर्निंग के। अच्छा, पहला स्टेज है कॉग्निटिव स्टेज, व्हाट टू डू। कोई काम करना है तो वो कैसे करना है। तो हम इसमें क्या होगा, ब्रेन का रोल होगा, ब्रेन एक स्केच बनाएगा कि इस चीज़ को ऐसे करना है। इन्वायरमेंट को प्रोसेस किया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा स्किल्स के मुताबिक, वर्बल विजुअल रिस्पॉन्स को देखा जाएगा, ऑर्गेनाइज की जाएगी इंफॉर्मेशन को। इस तरीके से इसमें सारा ब्रेन का रोल है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं ड्राइविंग की, कि जब पहली बार अभी हमने सीखनी है तो पहले हम सीट पे बैठे बैठे सारी चीज़ों को सीखेंगे कि ऐसे, पहले सारे गियर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम देख लेंगे कि हमारे पास ABC सीक्वेंस में पहले इधर एक्सीलेटर है, इधर ब्रेक है, इधर ऐसे है। तो हम बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, ब्रेन का सारा रोल है कि हम चीज़ों को, और इसमें ब्रेन के साथ साथ विजुअल का भी रोल है, विजुअल, मोटर, वर्बल। जो कोई साथ हमारे बैठा है वो हमें बता रहा है ऐसे ऐसे करना है, तो वर्बल क्यूज़ को हम सुन रहे होंगे, विजुअल देख रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, अपनी मेमोरी में ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। तो इसमें सारा क्या रोल है, ब्रेन का रोल है। व्हाट टू डू, कैसे करना है। फिर हमने उसको स्टार्ट किया,
और करना शुरू किया। 1 बार की, 2 बार की, 3 बार की। जब हम बार बार गाड़ी को ड्राइव करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब जो ये एसोसिएटिव स्टेज है, हाउ टू डू इट, इसमें हम उस चीज़ को करके देखेंगे, टास्क को परफॉर्म करेंगे, एरर्स आएंगे, क्या नाम है, हम देखेंगे इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करना है। प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो प्रैक्टिस की वजह से सेव हो रही होगी। प्रोप्रियोसेप्टिव और मोटर रिस्पॉन्स जा रहा होगा, हमारे मसल्स और जॉइंट्स का रिस्पॉन्स हमारी ब्रेन में जा रहा होगा कि ऐसे पाँव को आगे पीछे करना है। और फिर जो अटेंशन है वो इम्प्रूव सिलेक्शन, अटेंशन फोकस अब थोड़ी कम होती जाएगी, यानी कि जो पहली बार हमने जितनी अटेंशन से वो चीज़ सीखी होगी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही होगी कि हमें इतना माइंड नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये जो एसोसिएटिव स्टेज है, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है, परफॉर्म हम करके देखते हैं उस चीज़ को। डिफरेंट हमारे पास ऑकवर्ड सिचुएशंस आती हैं, एरर्स आते हैं, अपनी मिस्टेक्स को दुरुस्त करते हैं। जो भी हमें काम करना है उसको चंक्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। थर्ड स्टेज इज़ ऑटोनॉमस स्टेज या ऑटोमेटिक स्टेज, डू इट, यानी बस ऐसे अब हमें वो याद हो गई है चीज़ कि वो हमारी जो मेमोरी में चली गई है कि कॉन्शियस से अनकॉन्शियस मेमोरी में चली गई है कि अब हमें सोचना नहीं पड़ेगा, अब हम बगैर देखे भी जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। इसमें परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी होगी, कंट्रोल्ड हम वो चीज़ कर रहे होंगे, कोग्निटिव डिमांड्स आर मिनिमल, अब हम ब्रेन को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होंगे। स्टेट ऑफ फ्लो, वो जो चीज़ है वो फ्लो में आ चुकी होगी, हम हैबिचुअल हो चुके होंगे इसमें। तो ये 3 स्टेज है। कॉग्निटिव, गैदर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, एसोसिएटिव, उसको पुटिंग एक्शंस टुगेदर, उसको करके देखते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं। और ऑटोनॉमस का मतलब है कि वो हमारी ऑटोमेटिक मेमोरी के अंदर सेव हो गई है। लास्ट इज़ मोटर लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ एंड मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम। स्ट्रैटेजीज़ के अंदर हमारे पास आता है कि अगर हमें कोई भी चीज़ सीखनी है तो प्रॉपर उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ सीखनी है, कैसे सीखनी है, क्यों सीखनी है। फीडबैक जाता है उसका, जब हमने वो कर रहे हैं तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फीडबैक जा रहा होता है और हम उस चीज़ को फिर बार बार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ की। These are the approaches, न्यूरो फैसिलिटेशन अप्रोचेज, जिसके ज़रिए हम डिफरेंट चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। तो हम इन अप्रोचेस को एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे। मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम क्या होता है? मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम इज़ अ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग जो फोकस करता है कि रिकवरी, यानी कि पोस्ट अगर CNS की कोई इंजरी हो गई तो अब हमने वापस चीज़ों को कैसे जो है वो सीखना है। तो मोटर रीलर्निंग के अंदर एक थ्योरी आती है, कार्ल एंड शेफर्ड थ्योरी। कार्ल एंड शेफर्ड थ्योरी ये कहते थे कि जो है वो जो हमारे पास ब्रेन के अंदर अगर कोई इंजरी हो गई है तो ब्रेन एक डायनेमिक ऑर्गन है, कैपेबल है कि वो चीज़ों को दोबारा सीख सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो कार्ल एंड शेफर्ड यही कहते थे कि मोटर के जो न्यूरोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कोई ब्रेन में इंजरी हो गई है तो उसके बाद हम चीज़ों को सीख सकते हैं। और अगर हम जो है वो अनलर्न भी हो सकती है, अगर हमने कोई टास्क है वो हमने नहीं प्रैक्टिस में लाए तो वो क्या हो जाएगा, वो अनलर्न हो जाएगा। तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो हमें याद रहे और हमें जितनी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, जैसे स्ट्रोक के बाद जितनी जल्दी हम रिहैब स्टार्ट करेंगे उतनी अच्छी जो है वो हम जल्दी सीख जाएंगे। These are 4 principles of motor relearning program। पहला है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब यही है कि हमारी ब्रेन के अंदर कैपेबिलिटी थी, जैसे प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक यानी प्लास्टिक के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो मोल्ड हो सकती है, ऐसे हमारे ब्रेन के अंदर एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को जो है वो रीलर्न कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। मैक्सिमम फंक्शनल रिकवरी, जो भी हमारी चीज़ें अगर हम भूल गए हैं एक चीज़ को स्ट्रोक की वजह से तो हमने उसके ऊपर मेहनत करनी है ताकि वही चीज़ वापस आ सके। यानी कंपेंसेटरी अप्रोचेस होती हैं कुछ कि अगर एक हाथ काम नहीं कर रहा तो हम दूसरे हाथ को चीज़ सिखा दें, तो इससे क्या होगा, जो पहला हाथ है वो भूल जाएगा, वो बिल्कुल ही नहीं सीख पाएगा। तो ये कहती है कि मैक्सिमम हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हाथ है पहला उसी को सिखाएं। अगर हाथ कट गया तो फिर तो दूसरे को ही सिखाना पड़ेगा, तो उसका कंपेंसेटरी स्ट्रेटजीज़ का तब काम है। थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि हमें जो है वो डायग्नोसिंग जल्दी बनाना चाहिए, अर्ली स्टार्ट करनी चाहिए रिहैब। और चौथा ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोटर कंट्रोल, डिफरेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं कोई भी टास्क करने के लिए, तो डिफरेंट हमारी सिस्टम्स को बना के अप्रोच बनानी चाहिए रीलर्निंग की। These are steps in motor relearning program।
अगर हम कोई चीज़ भूल गए हैं तो उस मिसिंग कंपोनेंट को हमने देखना है कि कौन सा वो कंपोनेंट है जो भूल गए हैं, उस कंपोनेंट की प्रैक्टिस करनी है, उसको ट्रांसफ़र करना है कि अगर हमने क्लिनिकल सेटिंग में उसको सिखाया तो घर में वो चीज़ कर पा रहा है कि नहीं, और फिर उसी मिसिंग कंपोनेंट की प्रैक्टिस करते रहना है। दैट्स इट। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।